अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 जो हमारा वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का जो लास्ट पोर्शन है, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे फन गेट और गेट के डिटेल्स के हवाले से। सामने आपको नोट्स में नज़र आ ही रहा है कि टॉर्क सबसे बड़ा जो टॉर्क असल में आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। टर्निंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी इस कैपेबल हो कि वो रोटेट कर सके और आपकी फोर्स उस बॉडी को रोटेट करवा दे पॉइंट ऑफ रोटेशन के गिर्द, तो हम कहेंगे बॉडी पे टॉर्क एक्ट हुआ है। मैथमेटिकली टॉर्क इक्वल टू होता है, टॉ इसका सिंबल है, आर क्रॉस एफ इसका फॉर्मूला है। ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका मतलब है टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ के प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे ये बात नोट कर लें, आर जो वेक्टर है यहाँ पर, ये असल में पोजीशन वेक्टर है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। मैग्नीट्यूड मोमेंट आर्म है, वेक्टर फॉर्म में ये पोजीशन वेक्टर है। डिपेंडेंस में इसलिए आप देखेंगे कि एक मोमेंट आर्म यानी कि लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर, दूसरा आपके पास फोर्स और तीसरा एंगल यानी कि साइन थीटा के फंक्शन के ऊपर ये टॉर्क डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें भी एक बात नोट करने वाली है, साइन थीटा का फंक्शन आपने तब लेना है अगर एंगल बिटवीन फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर गिवन है। डायग्राम अगर बनाई जाए इसकी, जो हमारी बुक में भी मौजूद है एक डायग्राम, ये आपके पास एक इरेगुलर शेप कोई बॉडी है, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है और इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर आ गया। अब एंगल आप देख सकते हैं आर और एफ के दरमियान में, यही एंगल हमें, अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और हमें एंगल ये फाई गिवन होता, तो ऑब्वियसली फिर जहाँ साइन आ रहा है वहाँ कॉस आ सकता था, क्योंकि इस कंडीशन में जो आपका मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ की हुई है उसमें ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, जो कि एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। इसको जब हम आर एफ साइन थीटा करते हैं तो हमारे पास आर क्रॉस एफ का आंसर आता है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम एंगल फाई की जगह लेते हैं और फिर हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ता है फोर्स एफ को, तो एक कंपोनेंट ये हो जाता, ठीक है, ये तो पैरेलल टू आर हो जाता और ये कंपोनेंट होता एफ साइन फाई। जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है वो इधर वाला एफ कॉस ऑफ फाई बनता है। या इस सूरत में ये एंगल थीटा नजर आ रहा है आपको, ये 90 माइनस फाइव कहलाता। तो अगर हम 90 माइनस फाइव को इस थीटा में पुटअप करें तो ये फॉर्मूला बनता है आर एफ 90 माइनस फाइव, और इसकी वजह से 90 एंगल की वजह से ये बन जाता कॉस ऑफ फाइव। सेम फॉर्मूला है, लेकिन बस फर्क ये है कि आप एंगल वर्टिकल लाइन के साथ ले रहे हो या हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हो, ये बात नोट रखिएगा। इसके बाद आपके पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, एंगल 0 या 180 डिग्री पे टॉर्क 0 हो जाएगा या नल वेक्टर होगा। हाँ, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होगी। उसके अलावा अगर आपके पास 90 डिग्री एंगल है बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, तो आपका टॉर्क की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगी आर एफ के इक्वल। और अगर पोजीशन वेक्टर ही 0 हो जाए, यानी आप फोर्स लगा रहे हो पॉइंट ऑफ रोटेशन पर ही, ये बॉडी है, इसको आपने यहाँ पाइवोटेड किया हुआ है, ये फोर्स लग रही है। अब इस बॉडी में इस डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज है टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, फिर तो ये बॉडी घूमेगी नहीं किसी पॉइंट के गिर्द, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द घूमना है आप अपनी फोर्स वहीं लगा रहे हो। तो आर 0 हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। ये वही चक्कर है कि हम दरवाजा खोलना है तो हैंडल से पकड़ खोलेंगे ना, ना कि जहाँ पे उसके कब्जे या हिंग्स लगे हुए हैं वहां से खोलेंगे। एक और चीज में नोट कीजिए,
दो किस्म के टॉर्क हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप टॉर्क हमेशा पॉजिटिव लेट करेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव बाय कन्वेंशन। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जिस तरह एंगल क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है। अब टॉर्क के बाद जो चीज़ है वो है आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो मेन डेफिनेशन है वो तो ये है कि किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो हो जाए तो हम कहते हैं बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब ये फोर्सेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकती हैं, वाई के लॉन्ग के कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और टोटल फोर्स का मतलब एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट जीरो होने चाहिए, उनका सम जीरो होना चाहिए, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी। अब इक्विलिब्रियम की अगर हम टाइप्स देखी जाए, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनामिक होता है। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पर होती है, उसकी वेलोसिटी भी जीरो होती है, उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होता है। डायनामिक में वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन कांस्टेंट होती है, और इस केस में एक्सीलरेशन फिर से जीरो होगा। यानी इन दोनों केसेस में एक्सीलरेशन जीरो का मतलब ये है कि बॉडी पे लगने वाली फोर्स जीरो है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर आप ए को जीरो कर रखोगे तो एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है। अब हमारे पास आ जाती हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब पहली कंडीशन तो वही है, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जो बॉडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो आ जाती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, लीनियर एक्सेलरेशन। देखिए बाजा ये होता है कि बॉडी पे लगने वाली दोनों फोर्सेस का मैथमेटिकल सम तो जीरो आ रहा होता है। जैसा ये एक रॉड है, सेंटर से पाइवोटेड है, एक फोर्स यहाँ लगा दें एफ, और दूसरी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बराबर फासले पे दूसरी तरफ लगा दें, ये माइनस एफ कहलाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब देखा जाए तो एफ को जब मैं माइनस एफ में ऐड करता हूँ तो जवाब तो मेरा जीरो आ रहा है, नल वेक्टर। लेकिन ये बॉडी रेस्ट पर नहीं होगी, ये यूं रोटेट कर रही होगी जिस तरह हम गाड़ी या मोटरसाइकिल के हैंडल पे फोर्स लगाते हैं। ये दोनों फोर्सेस मिलकर कपल बनाएंगी। तो यहाँ पर एक बार नोट कर लें, कपल दो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑन द सेम बॉडी लगती हैं, सेम डिस्टेंस पर लगती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। मैग्नीट्यूड भी फोर्सेस की सेम, डिस्टेंस या मोमेंट आर्म सेम, से डायरेक्शन ऑपोजिट, तो बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अच्छा, जब टॉर्क ऑफ कपल फोर्स मालूम करना अगर आ जाए, जैसा इसी केस में आपकी डायग्राम बनी हुई है सामने, ये पॉइंट ए हम लेट कर लेते हैं, इसको पॉइंट बी लेट कर लेते हैं, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है हम लेट कर लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस आर के इक्वल है। तो टॉर्क बाय कपल फोर्सेस, टॉर्क बाय कपल फोर्सेस, इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, magnitude of one force into distance between the forces। इसका मतलब है जितना डिस्टेंस टोटल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर आर एफ ही बन रहा है। अगर आप आर इसमें लेते हैं हाफ डिस्टेंस तो वो यहाँ पे 2r आता, लेकिन फॉर्मूले की शेप सेम रखने के लिए मैंने टोटल डिस्टेंस आर लेट कर लिया। इसका मतलब अगर आप अलग अलग टॉर्क निकालेंगे, एफ का अलग माइनस एफ का अलग, तो एक टॉर्क जो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का वाला, ये बनेगा r/2 एफ। इसी तरह दूसरा भी बनेगा r/2 एफ। ये टोटल टॉर्क आ गया, हल करके ये भी आर एफ ही बनेगा। इसके बाद आपके पास जो चीज आती है वो आती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके मुताबिक बॉडी पे लगने वाले टॉर्क का सम जीरो होना चाहिए। जैसे ऊपर मैंने डायग्राम में बताया कि आपने देखा सम ऑफ फोर्सेस तो जीरो आ रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से, लेकिन बॉडी में फिर भी
एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था, लीनियर तो नहीं, एंगुलर हो रहा था। इसका मतलब है बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए सिर्फ पहली कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, आपको सेकंड कंडीशन भी यूज करनी पड़ती है। और सेकंड कंडीशन के मुताबिक टोटल सम ऑफ द टॉर्क्स, अब जब सम ऑफ द टॉर्क या सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात होती है, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क का सम एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे इस बात के ऊपर ही एमसीक्यू निकल आते हैं। ये एक रॉड है, यहाँ से पाइवोटेड है, लेट्स सपोज एक फोर्स आप यहाँ पे लगाते हो, कोई फोर्स आप यहाँ पे लगाते हो, बाकी दूसरी फोर्स यहाँ लगा लेते हैं। चलें, अब कहता है ये फर्ज कर लें F1 है, ये F2 है, ये डिस्टेंस R2 है, और पहले वाले का डिस्टेंस R1 लेट कर लें, तो ये कहता है R1 F1 R2 F2। अब इसके लिए जब हमें कोई सी तीन चीज़ें इनमें से गिवन हो तो हम चौथी चीज़ मालूम कर सकते हैं, फोर्थ जो भी क्वांटिटी है वो मालूम की जा सकती है। अच्छा, इस सवालों में ये होता है कि अगर सेंटीमीटर में दोनों तरफ डिस्टेंस आ रहा है तो सेंटीमीटर में रखो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो रेशियो बनती है ये क्रॉस मल्टी के अप्लाई के बाद, तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चेंज कर भी लोगे मीटर को मीटर में सेंटीमीटर को, नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ता है नीचे जो जवाब दिया गया ऑप्शंस के अंदर वो मीटर में या सेंटीमीटर में आ रहा है, तो उसी लिहाज से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब जब बॉडी की बात हम करते हैं कि बॉडी के ऊपर लगने तमाम टॉर्क इक्वल है, तमाम टॉर्क का सम 0 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है बॉडी पे जब टॉर्क नहीं लग रहा तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू होता है आपके पास आर आई, आई इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर इसमें मोमेंट आर्म, तो अगर आपके पास मोमेंट आर्म की जगह अल्फा अल्फा, तो यहाँ अल्फा आएगा। तो अगर आपके पास टॉर्क 0 हो जाता है इसका मतलब है अल्फा 0 हो जाएगा, यानी बॉडी आ जाएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ये लिखिए डेफिनेशन के ऊपर हेडिंग। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना लाजमी है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों 0 होने चाहिए, और लीनियर फोर्स और टॉर्क दोनों इक्वल होने, और इनका इक्वल का मतलब ये है इनका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क का सिंबल है इस जगह पर, ये नोट्स में आप सही कर लेंगे, नोट्स आपको शेयर हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि कुछ साबका पेपरों के जो एमसीक्यूज वगैरह हैं ना उनको हम देख लेते हैं इसी टॉपिक से मुतल्लिका। अब फिर हम देखते हैं कि उसमें जो कुछ हमने पढ़ा उसके मुताबिक कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्रॉस प्रोड के क्वेश्चन है, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम या टॉर्क के आ रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है, एक फलक्रम या आपके पास वेज है, उसके ऊपर एक मीटर रॉड बैलेंस्ड है नजर आ रहा है, 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो। 30th क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसका वेट 10 न्यूटन। अब ये याद रखिएगा ये वेट 15 मीटर के निशान पर एक्ट करेगा, मतलब सेंटीमीटर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। अगर ये 2 मीटर है ना, 1 मीटर में 50 बनता है, तो 2 मीटर में 100 के निशान पर आपका वेट एक्ट करेगा सेंटर में। अच्छा, अब आपके पास इसको बैलेंस पॉइंट पी पे किया जो 150 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है, इसका मतलब है आपने 100 पे बैलेंस नहीं किया, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटकर बैलेंस किया इसको। अब यहाँ से क्या चीज निकलेगी कि ये अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां मैंने रेड कलर की लाइन लगाई, तो यहाँ पे वेट लग कर रहा है नीचे की तरफ, वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ये फोर्स भी नीचे को एक्ट कर रही है 50 वाली, तो इन दोनों का टॉर्क इस तरफ अगर आप घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और ये वाला टॉर्क जो डब्ल्यू का ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल होते हैं। तो 50 न्यूटन जो फोर्स है इसका ये डिस्टेंस यहाँ तक 150 है,
क्योंकि फलक्रम यहाँ तक जहाँ तक पॉइंट ऑफ रोटेशन है, और बाकी जो डब्ल्यू असल वेट है वो सेंटर यानी कि 100 से 150। इसका मतलब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 50 सेंटीमीटर है, और ये जो एंड पे आपको नजर आ रहा है वेट डब्ल्यू, इसका डिस्टेंस, चूंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस का पॉइंट 150 है ना, तो ये डिस्टेंस जो है ये टोटल 50 है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इसका करना है कि 50 इंटू 150 आ गया, ये 50 सबसे पहले वाला आ गया, ये लेफ्ट साइड का समस्या कर रहा हूँ, 50 इंटू 150। ये दोबारा लिखा है मैंने ताकि कलर चेंज करके वाजे हो जाए। उसके बाद आपके पास W का टॉर्क आ रहा है, W का टॉर्क इसके साथ ही आएगा, इसी डायरेक्शन में होगा तो सेम होगा, तो ये W इंटू 50 आता है, और आगे ऑन द अदर साइड W के साथ फिर 50 आता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो 100 से डिवाइड करके चेंज कर दें, लेकिन चूंकि पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड करेंगे बात एक ही है। इनको ज़रा सॉल्व कर लें ये चीज़। अब यहाँ पर जो नोट करना है आपने, जो रॉड रॉड का अपना वेट दिया गया, यानी इसको मैं अगर W प्राइम का नाम दे देता हूँ, जो अपना वेट है ये हमें दिया गया 10 न्यूटन, तो यहाँ तो 10 लग गया इंटू 50, ये आ गया 0,075। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 75 डबल 0 500 और 50 W, ये आ जाएगा आपके पास 800 8000 बल के, और 50 से डिवाइड कर दें। अब 0 0 और ये गया 5 पर, अब जब डिवाइड करेंगे 5 1 0 5, 360 आ गया 6, और एक आखिर में 0 आएगा, 160 न्यूटन। जी आपका जवाब 40 है। और सवाल देखते हैं इसका, ताकि आपको जरा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखें आप। एक डोर है, उसको ओपन करने के लिए कम से कम 32.5 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस हैंडल का मालूम करना है हिंग से, यानी कि कब्जे से। अगर दरवाजे पे आप हैंडल पे फोर्स लगा रहे हो 15 न्यूटन की, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। आर मालूम करने के लिए टॉर्क को एफ से सिर्फ डिवाइड करके हल करना है, ये 0.65 आंसर आ रहा है। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन 27 नजर आ रहा है कि आपके पास फोर्स एफ है आई और जे की शक्ल में, आई माइनस 2J, ये इस पॉइंट्स में से फोर्स गुजर रही है। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने भी एक पीछे डायग्राम बनाई थी। ये फर्ज करें एक बॉडी है, ये वो पॉइंट है जहां से फोर्स गुजर रही है P, तो इसका O से लेके P तक बनेगा पोजीशन वेक्टर R, वो ये गिवन है, ये R है। अब R क्रॉस F करेंगे तो टॉर्क आएगा। अब दो तरीके हैं, या तो जैसा इन्होंने किया हुआ उस तरह कर लो, मतलब I और J को आप जिस तरह आम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हो उस तरह कर लो, या यहाँ पे बनाओ डिटर्मिनेंट I J K, R के वेक्टर्स की वैल्यू जो कि ये माइनस जे प्लस के है, पहले लगाओ 0 -1 1, इनके कोफिशिएंट से पुट अप करने हैं, और इधर आ जाएगा I का आंसर 1 और J का आंसर -2 और K नहीं है। इसको ओपन करेंगे I के लिहाज से -J प्लस K, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट के तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने का, के लास्ट लेक्चर में हमने भी जिक्र किया था। तो जब आप इसको रो वाइज ओपन करोगे तो I पॉजिटिव, J नेगेटिव और K पॉजिटिव, दरमियान में कोफैक्टर आएंगे। I जिस रो और कॉलम है उसको छोड़ के बाकी नंबर जो नजर आ रहे हैं वो यहाँ लिख दो। J भी सीधा जिस रो और कॉलम है उसको छोड़ के बाकी नंबर 0 1 एक्सट्रीम एंड के जो वैल्यूज हैं वो यहाँ लिख दो। K के लिए आखिरी कॉलम और पहली रो को छोड़ो, बाकी बचा 0 -1 1 -2। मल्टीप्लाई करने का असूल ये है कि
आपने इस डायगनली इसको यूं मल्टीप्लाई करना है, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा और 1 -2 से होगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का है और -2 इसका आंसर है, और इसके साथ आ रहा है i यूनिट वेक्टर। फिर आपके पास 0 -0 1 × 1 और साथ में j यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि वो माइनस में था तो बीच में प्लस की जगह मैंने माइनस लिख ही दिया। इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला माइनस मैं लिख चुका हूँ। आगे आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 0 के साथ 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का और -1, और ये आ गया आपके पास k यूनिट वेक्टर। बाकी इसको आप हल कर लेंगे, आपके पास आंसर 2i आ जाएगा, एक तो प्लस j और -k आ जाएगा, ठीक है, प्लस j प्लस के, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये बीटा में आंसर मेंशन्ड है। इसी तरह ये आपके पास पेंडुलम है। अब ये पूछा गया है ये किस किस्म के इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर ये बात नोट कर लें, इक्विलिब्रियम की आपके पास टाइप्स भी आ जाती हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं इसको, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। किसी बॉडी को अगर आप थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करके छोड़ें और वो बॉडी वापस अपनी असल हालत में ना आए, नई हालत में जाकर स्टेबल हो जाए, तो ऐसा स्टेबिलिटी ऐसी स्टेबल या ऐसी ऐसा इक्विलिब्रियम आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, बॉडी वापस नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक पेंसिल खड़ी कर देता हूँ, लेट्स सपोज पेंसिल या कोई ब्लॉक मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ, और इस पेंसिल या ब्लॉक को मैं जब यहाँ से डिस्टर्ब करूँगा अपनी जगह से, तो ये अगर इसका सेंटर है, इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग जो वेट वेक्टर है वो बेस में से गुजर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम तिरछा कर देंगे, इस तरह ले जाएंगे इसको, तो इसके इस तरह ले जाने की वजह से हमारे पास जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन ये है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और वेग वेक्टर इसके वेट से इसके बेस से बाहर निकल जाएगा। इसके टॉर्क की वजह से, वेट वेक्टर के टॉर्क की वजह से बॉडी गिरेगी और हॉरिजॉन्टली फिर बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगी। ये बात नोट रखिएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके मुकाबले में किताब पढ़ी है मेरे इसके ऊपर, इस किताब को आप थोड़ा सा हिलाते हैं, ये किताब ऊपर को उठेगी और फिर वापस आ जाएगी, क्योंकि इन आइदर केस इस किताब का वेट वेक्टर्स इसके बेस में से ही गुजर रहा होता है। तो ये पता लग गया। अब हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल ये होता है कि जैसा एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, इसको हम किक करते हैं, ये सीधा घूमता घूमता एक और जगह पे चला गया, ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया ना नीचे गया। इसके नतीजे में जो इक्विलिब्रियम आता है कि ये पहले भी इक्विलिब्रियम में था, अब जाके फिर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। इसकी एक और मिसाल हम ये पाइवोटेड मीटर रॉड की दे सकते हैं, सेंटर से उसको दीवार के साथ पाइवोट किया जाए। अब ये घूम तो सकता है दोनों तरफ, लेकिन जो इसका इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है या इसका सेंटर ग्रेविटी है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब जब अनस्टेबल की बात करते हैं, आप खुद देख सकते हो आपका सेंटर ग्रेविटी कुछ नीचे हो गया है, सेंटर ग्रेविटी नीचे होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है। न्यूट्रल में ना इंक्रीज करती ना डिक्रीज, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ठीक है जी। ये आपके पास तीन किस्म के इक्विलिब्रियम आ गए। अब यहाँ पे पेंडुलम में इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जाके छोड़ेंगे तो वापस आएगा, तो इस लिहाज से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर नीचे आके बाद एक न्यूमेरिकल है, ये भी फलक्रम का न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है आपने। दो स्मॉल किड्स हैं जिनका वेट बारी बारी 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम है, एक बैलेंस सीसा पे बैठे हुए हैं
जिसकी अपनी लंबाई 5 मीटर है। इसका मतलब है कि एक तरफ इसकी लंबाई 2.5 है, दूसरी तरफ भी 2.5 है। With a fulcrum at the center, 10 kilogram kid is standing at one end. Where must other kid sit to stable equilibrium? दूसरे बच्चे को कहाँ बैठना चाहिए? सिंपल है, क्योंकि सेंटर के ऊपर उसको आपने बैलेंस किया हुआ तो 50 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस आ गया, और इसके एक एंड पे जो फोर्स लग रही है वो इसका टोटल वेट है किड का। एक किड है इसमें 10 का, और दूसरा आपके पास 50 के साथ वेट आ रहा है 15 का। ठीक है जी, ये दो आपके पास वेट है इस टाइम। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दूसरे बंदे को कहाँ बैठना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा सा मैंने जल्दी में कर दिया। अब देखें, क्योंकि हमारे पास जो वेट है 10 किलोग्राम का, ये एक एंड पर है, इसके लिए तो आपका इसी तरह इक्वेशन बनेगी 50 × 10, वो तो मसला कोई नहीं है। लेकिन जो 15 किलोग्राम का बच्चा है, उसने कितने फासले पे उसको बैठना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए, तो ये मालूम करना है। तो बड़ा सिंपल है, 50 है, 10/15 कर दो। अब इसको आपने हल कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आपके पास में लेंथ ऑफ द मीटर और 5 मीटर थी, हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं 50 × 50 नहीं, 5 मीटर का हाफ करें, 2.5 एक तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 होगा इंटू 10/15। इसको आप हल करेंगे तो ये बनेगा 25/15, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.66 या 1.7। इसमें डिस्टेंस ही है जो आपको ध्यान से आपने रखना है, और कुछ मसला नहीं इसके अंदर। क्योंकि ये डिस्टेंस लाजमी नहीं कि 100 मीटर का, जैसे मैंने अभी 5 मीटर पढ़ा, लेकिन मैंने उसमें जो लिखते हुए 50 मीटर जैसे कर दिया था। अब देखो, ये बेसिक देखा जाए तो गलती सी है, लेकिन ये आपने कमेंट नहीं करनी, इसको ध्यान से लेके चलना। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म 23 की बात कर रहा हूँ। एक यूनिफॉर्म रॉड है AE, 9 न्यूटन वेट है, हॉरिजॉन्टली इसको हेल्ड किया हुआ है बाय वर्टिकल फोर्सेस, जो कि डायग्राम में हमें नजर आएंगी। मैं डायग्राम साफ कर देता हूँ ताकि नजर आए। ये देखें, अब एक फोर्स लग रही है A पर। अब जाहिर बात है ये सेंटर से एक एंड पर लग रही है, तो इसका डिस्टेंस तो हाफ लेंथ हो जाएगी। दूसरी फोर्स लग रही है D पॉइंट के ऊपर। अब सवाल ही किया जा रहा है, पॉइंट ABCD ये सारे बराबर फासलों पर हैं, इक्वल इंटरवल्स पर हैं। एट विच पॉइंट मस्ट अ वर्टिकल फोर्स, पॉइंट क्या है, वर्टिकल फोर्स लगानी है। ये बात नोट करने वाली है कि फोर्स होनी चाहिए वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स लगे कितने न्यूटन की, 6 न्यूटन की, टू कीप द बार इन इक्विलिब्रियम। अब गौर से देखो, ये बार पहले घूमती किस तरफ है, ये इधर घुमा रही है इसको, और ये इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, ये घूम रही है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसको लाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगेगी कहीं इस जगह पर, तो ये बैलेंसिंग की तरफ जाएगा। इसका मतलब फोर्स E पे लगनी चाहिए, ये इसका आंसर है। अब देखें, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था, अब यहाँ पर सुने, जो हमें एंगल दिया ना वो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने एंगल 90 - थीटा शो किया हुआ है। कंसिडर द फिगर इन विच फोर्स F acts on a body pivoted at O as shown the figure, for which value of angle theta turning effect will be minimum। अब देखो, टर्निंग इफेक्ट मिनिमम अभी हम पढ़ के आए 0 डिग्री पर होता है, यानी कि जब फोर्स मूवमेंट आर्म के साथ पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए। इन आइदर केस आपकी फोर्स या तो इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए या इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, तो बॉडी रोटेट नहीं करती। तो इसलिए यहाँ से हमारा जवाब बोथ वाला यहाँ पे सही कंसिडर किया जाएगा।
ये तीन फलक्रम नजर आ रहे हैं, इनके अंदर आपको दो मुख्तलिफ किस्म की धातें नजर आ रही हैं मेटल्स। एक एल्यूमिनियम की है, एक लेड की है। लेड भारी होती है, एल्यूमिनियम हल्की होती है। हमसे पूछा जा रहा है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब जो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास करते चले जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह फार्मूला वन कार्स होती हैं, वो जितना नीचे होती हैं उतनी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे चूंकि सबसे भारी धात आपके पास लेड है एल्यूमिनियम के मुकाबले में, और उसको हमने सबसे नीचे रखा हुआ है सी में। तो इसका मतलब सी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं कहा बाकी चीज़ें अब आप अपने टेस्ट में चेक करेंगे। इसके अंदर ये वही सवाल है, उसी किस्म के सवाल हैं, रिपीट हो रहे हैं और आपको की प्रैक्टिस कराई गई है इन तमाम सवालों के अंदर। अलबत्ता ये क्वेश्चन देखें 15। इस 15 क्वेश्चन में ये सवाल है कि आपने एक दूसरे के ऊपर ब्लॉक्स रखे हैं ABCD, और आप देख रहे हो कि हर ब्लॉक, जब ये सी ब्लॉक डी पे रखा गया थोड़ा सा आगे कर दिया गया, इसी तरह डी को सी पे रखते हुए थोड़ा सा आगे कर दिया, खिसका दिया गया। सवाल ये किया जा रहा है, if the length of each block is L, then the maximum possible projection of A, वो आपने बतानी A की प्रोजेक्शन। इसमें सिर्फ ये होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का, फॉर्मूला x इज इक्वल टू L/2n, जिसमें n आपके पास नंबर ऑफ ब्रेक्स या नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब हमने A का प्रोजेक्शन निकालना है। अब देखा जाए, जब A का प्रोजेक्शन निकालना है, A किस जगह पर है, आखिर में है। इसका मतलब है A अकेला है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो n का आंसर A के लिए 1 होगा। अगर ये क्वेश्चन B के लिए होता ना, तो B के लिए n का आंसर 2 होता, C के लिए 3 होता। ठीक है, ये बात नोट रखनी है। और ये जो क्वेश्चन 15 16 है, दोनों इस बात को आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने n का आंसर 1 लिया, जबकि नीचे वाले क्वेश्चन में n का जगह 2 लिया। यहाँ B की बात हो रही है, ये B की बात हो रही है, पहली वाली A की बात थी। बाकी ये क्वेश्चन भी आपने किए में, ये वही 90 डिग्री का चक्कर आ जाता है। एंगल उन्होंने किस डायरेक्शन में दिया, ये देखने वाली बात है इस सवाल नंबर 13 के अंदर। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर है। एक आपको सर्कल नजर आ रहा है, उस पर आपको 1 2 3 4 फोर्सेस लग रही हैं। दो तो ये हैं 30 न्यूटन और 30 न्यूटन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही, बल्कि एड अप होकर 60 न्यूटन बनाती हैं। हाँ, 50 न्यूटन और 50 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, लेकिन 50 न्यूटन की वजह से इसके अंदर टॉर्क पैदा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन वाला। लेकिन जो 60 न्यूटन 30 न्यूटन की दो फोर्सेज हैं, वो चूंकि एक ही डायरेक्शन में टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, इससे इनका टॉर्क कैंसिल होगा। कोई मोशन 30 न्यूटन की वजह से नहीं होगी। अगर कोई मोशन होगी तो 50 न्यूटन की वजह से होगी। इसमें जो टोटल टॉर्क मालूम करने के लिए कपल बन जाता है। 30 का टॉर्क मालूम करना है तो 30 की फोर्स और इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस 60 न्यूटन आपके पास में टॉर्क आता है 30 वाला का। लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन 50 न्यूटन वाला कैंसिल नहीं कर रहा। 30 न्यूटन इसका कैंसिल कर रहा है कि इसका टॉर्क अगर इस तरफ है तो ये टॉर्क ऊपर को है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन 50 न्यूटन से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि की डायरेक्शन एंगुलरी सेम है। दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क पता करेंगे 50 न्यूटन की फोर्सेस। इसमें अब आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है टोटल डिस्टेंस 2 से, तो 100 बन जाएगा। ये आगे पास टोटल टॉर्क आ गया बॉडी पे लगने वाला। बाकी ये फलक्रम वगैरह के सवाल हैं उसी तरह के। ठीक है, ये पेंडुलम का आ गया। पेंडुलम में भी एक बात याद रखिएगा, पेंडुलम आमतौर पे हमारे पास इस किस्म का होता है, और हम इसका एंगल यहाँ लेते हैं।
इस पेंडुलम को हम करते हैं रिजॉल्व। इसका फोर्स वेक्टर नीचे mg होगा, ये इसका वो कंपोनेंट है जो mg cos ऑफ थीटा है और इसको बैलेंस करता है, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला mg sin थीटा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा आ गया, और इस पे लगने वाली जो टोटल, ये तो हमारे पास फोर्स आ गई, और टोटल जो हमारे पास मोमेंट आर्म है वो असल में इसकी लेंथ बनता है, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, और ये लेंथ अगर L है तो ये L mg sin थीटा टॉर्क आ गया उसका पेंडुलम का। ठीक है जी, इसको आप देख लेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन तकरीबन यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं, इस तरह के और पूरा टॉपिक मुकम्मल होता है।